नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद है जहां पर कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का रोजाना आना जाना हुआ करता था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा करता था। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की पहली बैठक हुई थी। तो जी हाँ, हम हैं आज सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी जी के आश्रम में, और हमारे साथ मौजूद हैं महान लेखक और महान लेखक। महान मत बोलिए। जी, आप महान हैं सर, तो बोलना हमें वाजिब बनता है, क्योंकि महान लेखक और गांधी और अंबेडकर के विचारों में समन्वय कैसे आज के समय में जरूरत है, उनको समाज के सामने स्थापित करने वाले राजस्थान से पधारे भंवर जी मेघवंशी। सबसे पहले मैं आप लोगों को भंवर जी मेघवंशी का परिचय देना चाहूँगा कि आप भीलवाड़ा के राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले से एक छोटे से गांव से आते हैं, और आपके द्वारा पहले शुरुआत में आप आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे, और आरएसएस के कई उच्च पदों पर भी आप रहे हैं, जैसे जिला, शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ जिला कार्यालय प्रभारी के रूप में आपने आरएसएस में सेवाएं दी है। उसके बाद परिवर्तन हुआ और एक मोड़ आया, और वह मोड़ आपको आज एक महानता की तरफ अग्रसर करता हुआ लेके जा रहा है, जैसा मैं मानता हूँ। तो हम आज काफ़ी कुछ इनसे चर्चा करेंगे। तो आप कई सारी किताबें लिख चुके हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक आपकी किताबें हैं, और जब मैंने आपको सुना तो मुझे अचानक ये जिज्ञासा जागृत हुई कि मुझे आपको पढ़ना चाहिए, और आपकी जो जानकारी है उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपकी किताबों को लेकर होनी चाहिए। तो जय जगत, आपका स्वागत है हमारे साथियों के साथ। और सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आरएसएस के साथ भी रहकर और काम किया है, एक विचारधारा के साथ भी, और उसके बाद एक मोड़ आया और आप आरएसएस के खिलाफ रहकर भी आपने काम किया है। तो दोनों वक्त आपको जो समाज, जो राष्ट्रवाद है, उसको कैसे आपने देखकर आप पाते हो वर्तमान समय में कि दोनों में क्या अंतर है? जी। बहुत धन्यवाद चतुर्भुज जी। अ, सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर से बात शुरू करता हूँ कि कोई महानता जैसा मामला नहीं है। हम सब एक ही समान लोग हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं या क्या करते हैं। मेरा मेरा बेसिकली न्याय और समानता पर विश्वास है। तो सब इंसानों की समानता पर विश्वास मैं करता हूँ। हम एक अच्छी जगह में हैं जहाँ पर आज़ादी के आंदोलन की ये कर्म भूमि रही है, और मुझे ऐसी तमाम जगहें बहुत इंस्पायर करती है जहाँ पर हमारे देश का इतिहास या मानवता का एक इतिहास जहाँ मौजूद होता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। आपने एक अतीत में जो भी जिंदगी रही उसके बारे में भी बात कही। मुझे लगता है कि साथ में काम किया, बाद में खिलाफ में भी काम किया, और अब मैं एक ऐसे धरातल पे हूँ जहाँ मुझे खिलाफ शब्द भी हिंसक सा लगता है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन वाला मामला नहीं है। हम अपने मूल्यों के साथ जी रहे हैं, और वो जो राष्ट्रवाद है जिसकी आपने जिक्र किया, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि कई बार दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी अंतिम शरण स्थली राष्ट्रवाद हो जाता है। या आपने ये भी सुना होगा कि
चिपकलियाँ, बहुत सारे वो कीड़ों को खा करके महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप जाया करती थी। तो अपना अपना राष्ट्रवाद है इस देश में। कुछ लोग अपने आप को राष्ट्रीय होने का दावा करते हैं, पर उनके राष्ट्र में इस देश का अल्पसंख्यक शामिल नहीं है, इस देश के साधन संसाधन शामिल नहीं है, ये जीव जंतु पशु पक्षी शामिल नहीं है। तो राष्ट्र केवल एक कम्युनिटी से नहीं बनता है, एक धर्म से नहीं बनता है, एक विचार से भी नहीं बनता है। तो राष्ट्र तो बनता है हम सब लोगों से, जो इस देश में रहते हैं तमाम लोग। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो यहाँ विजिट करने आया हुआ 10 दिन के लिए भी कोई विजिटर है, तो वो भी हमारा राष्ट्र का एक हिस्सा है। और ये वो लोग दावा करते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के पहरुए होने का भी दावा करते हैं। तो फिर क्या राष्ट्रवाद है? अंतर्राष्ट्रीयवाद होना चाहिए आपका, तो क्योंकि वसुधा ही, पूरी दुनिया ही आपका घर है, परिवार है। तो फिर केवल एक राष्ट्र और उसकी सरहदें क्या मायने रखती हैं? तो मेरा राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र प्रेम है, वो कोई वाद नहीं। मैं जिस देश में हूँ उससे प्रेम करता हूँ, वहाँ के लोगों से प्रेम करता हूँ, वहाँ की नदियों से प्रेम करता हूँ, वहाँ के आदिवासियों से, दलितों से, गोमंतु लोगों से, अल्पसंख्यकों से, वहाँ के सवर्णों से, अवर्णों से, दलितों से, सबसे जो जो इस देश के नागरिक हैं और नागरिक नहीं भी हैं, हमारे मेहमान हैं, या केवल ऐसे ही आए हैं घूमने के लिए भी, या वो आकर के यहाँ शरण लेके रह रहे हैं इन्हीं परिस्थितियों से, वो सब हमारा राष्ट्र है। तो मेरा राष्ट्रवाद जो है वो मानवतावाद की दिशा में है, प्रेम की दिशा में है। वो सबसे प्रेम मैं कर पाऊँ तो शायद वो मेरा राष्ट्र कोई नक्शा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे जो हैं वो राष्ट्र है। उस राष्ट्र में सबको ही समाहित है। और वो मुझे लगता है कि मानवतावाद है जो, वही मेरा राष्ट्र है। जी, बहुत बड़ी बात बोली है आपने कि आप किसी राष्ट्र को कुछ सीमाओं में कैद नहीं कर सकते, किसी भी। तो वास्तव में सही बात है कि आज के समय में जो हमारा नवयुवक जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में उलझता जा रहा है जहाँ पे उसको केवल कि अगर आपने इसकी जय नहीं बोली तो आप देशद्रोही हैं, या आपने हमारा विरोध किया तो आप देश के गद्दार हैं। तो ऐसे जो शब्द आज के समय जो एक संकुचित राष्ट्रवाद को इस समाज के सामने, इस देश के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें आज समझने की जरूरत है कि राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ क्या एक संकुचित विचारधारा से मिलता है, एक संकुचित सोच से मिलता है, या फिर एक उसका एक वृहद स्तर का राष्ट्रवाद हम सोच सकते हैं। तो जैसे अगर राष्ट्रवादी में हूँ तो मैं इसका पत्थर से भी प्यार करूंगा, मैं इसके पेड़ से भी, पत्ती से भी प्यार करूंगा, यहाँ तक कि मैं इसके एक एक व्यक्ति, जीव जंतु जो भी यहाँ पर है विद्यमान, मैं उन सबसे प्यार करूंगा। तो आज का राष्ट्रवाद, गांधी का राष्ट्रवाद, या फिर हम कहें कि वास्तविक राष्ट्रवाद क्या है, तो वो यही है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमें पहला आंसर दिया। तो सर, आप दलितों के अधिकारों के लिए भी काम करते हैं, हमने देखा है कि आपने दलित युवाओं के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया है। तो जब ये बात आती है तो कहीं ना कहीं एक बात आती है कि दलित समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं कभी कभी एक विक्टिमहुड परिस्थिति से भी वो अपने आप को देखते हैं। जैसे आप अभी उदाहरण देखिए, एक मंत्री महोदय किसी दूसरे मंत्री से गले लगते हैं सवर्ण से, तो वो अपने आप को एक धन्य समझते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ जैसा था। मैंने पढ़ा मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने ये कहा कि मैं एससी की हूँ और महाराजा ने मुझे गले लगाया तो मैं धन्य हो गई, मेरे लिए वो भगवान है। इससे इसमें मुझे बहुत खतरा नजर आता है। खतरा इस चीज़ का नजर आता है कि क्या हमारा लोकतंत्र कहीं विफल हो रहा है। जिस लोकतंत्र ने सामंतशाही को उन्मूलन करके, नाश करके प्रजातंत्र स्थापित किया देश में, वहाँ की एक निर्वाचित विधायक जो मंत्री भी हैं, वो अपने मंत्री होने से, विधायक होने से, वो जो उसको नागरिकता के अधिकार मिले डॉक्टर अम्बेडकर के
प्रयासों से, उन चीजों से धन्य नहीं मानती। वो धन्य मानती है एक भूतपूर्व जागीर रियासत के एक व्यक्ति का जो खुद भी मंत्री है, उसने उसको गले लगा दिया, तो उसके लिए वो उसको भगवान मानती है। इससे ये निकल के आता है कि एक तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक अधिकार मिले वो कहीं फेल करते जा रहे हैं, और दूसरा जो व्यक्ति ने गले लगाया उस व्यक्ति के लंबे राजनीतिक जीवन पर मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या उससे पहले उसने दलितों को छूना, गले लगाना, ये सब काम नहीं किया जो उसे करते रहना चाहिए था। वो राजा बना हुआ ही घूम रहा था इतने दिनों से, और वो क्या अपने आप को भगवान कहलवाने के लिए अभी प्रकट हुआ है, अभी अवतार हुआ उसका कि नए रूप में उसका ये आना हुआ। तो ये लोकतंत्र पर आघात है। भावी दिनों के लिए मुझे खतरा नजर आता है कि क्या राजतंत्र फिर लौट रहा है, फिर हम राजाओं को भगवान कहेंगे। पहली बात तो राजा किस चीज के, चला गया राजशाही। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें कहा कि शैक्षिक उपाधियों के अलावा तमाम उपाधियों का अंत किया जाता है, तो कोई राजा नहीं होगा, कोई महाराजा, राजा, उमराव, राणा वगैरह नहीं होगा, नवाब नहीं होगा, सुल्तान नहीं होगा। तो ये फिर कौन राजा है, और फिर ये क्या चीज आप कर रहे हैं। और मुझे उस मंत्री की उस पर उस पर दया आती है, उस पर खीज होती है, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी मंत्री का होने का कोई मतलब नहीं है। और दलित समाज नहीं धन्य महसूस करता है, वो करती होंगी व्यक्तिगत रूप से। मुझे कोई राजा छू ले या भूतपूर्व राजा छू ले, मुझे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अव्वल तो मेरी निजता में किसी को क्यों छूना चाहिए मुझे, और छू भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये कोई मतलब एक ऐसा बचकाना चीज है जिससे मैं शर्मिंदा हुआ हूँ उसको पढ़कर। ये बहुत बुरा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा जी, जहाँ हम समानताओं का, अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, वहाँ पर अगर इस प्रकार के वक्तव्य अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के अगर आते हैं, तो वास्तव में एक शर्मिंदा की बात है कि आप किस प्रकार का समाज हमारे आप किस प्रकार का उदाहरण हमारे बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। तो सर, बहुत ही शानदार आपका है कि अब जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अस्पृश्यता और अधिकार, जब हम इस पे बात करने आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज का जो समाज है, स्पेशली जो जिसे मैं सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज़ मानूं, अगर हम जो कहते हैं, उसमें गांधी और अंबेडकर दोनों को, गांधी बनाम अंबेडकर दिखाया जाता है कि ना कि गांधी और अंबेडकर। तो आज का जो युवा है वो एकदम उस वाद के चक्कर में फंस के एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहाँ पे उसका जो विवेक है वो उसने काम करना बंद कर दिया। जो उसके सामने परोसा जा रहा है वह केवल उसी को देख रहा है और उसी के साथ, उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहा है और हिंसा और अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में वो भाग ले रहा है। तो आप गांधी और अंबेडकर को कैसे देखते हैं? हम मूलतः अतीत जीवी समाज, पीछे देखने की विश्वास करते हैं, चलना आगे चाहते हैं लेकिन पीछे की तरफ आंखें जाती हैं। तो जो समाज आगे बढ़ने के लिए पीछे देखता है, उस समाज का क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। वो भारी दुर्घटना का शिकार होने की उसमें बहुत संभावना है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी इस देश के दो बहुत शानदार शख्सियत के रूप में उन दोनों को देखता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि दोनों के बीच में दृष्टिकोण का बहुत मौलिक फर्क था, बहुत मतभेद था बुनियादी रूप में कई चीजों में। और इसको स्वीकार करने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमको किसी का डिफेंस करने की जरूरत नहीं है कि गांधी को बचाऊं कि मैं अम्बेडकर को बचाऊं, कोई जरूरत नहीं है। वो अपने जमाने के एक दूसरे के कठोर आलोचक, और कई प्रकार से उनका एक लंबा संघर्ष दोनों का चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को आज हम लड़े, वो हो गया उनका, वो उनका जीवन था, उनकी अपनी जर्नी थी, अपनी यात्रा थी।
वो नदी के दो पार्टों की तरह साथ साथ भी चल रहे थे, लेकिन नहीं मिले। मिलने का मतलब उनके संवाद हुए हैं, उस रूप में मिले हैं, लेकिन आप खींचतान करके दोनों को मिलाने की भी कोशिश करें, असफल, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनमें मतभेद हैं, हाँ, उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी असहमतियां हैं, कुछ सहमतियां हैं, कुछ आपत्तियां हैं, कुछ निंदाएं हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ प्रशंसाएं भी हैं। आप अगर खोजेंगे तो बहुत सारी वो चीज़ें भी मिल जाएगी जहाँ वो दोनों एक एक जैसा सोच रहे हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन पर उनका सोच दोनों का एक जैसा है, दोनों अहिंसक तरीके से चीज़ें करते हैं, दोनों लोकतंत्रवादी, दोनों अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम गुलाम हो अंग्रेजों के और हम तुम्हारे भी गुलाम हैं, तो हम गुलामों के भी गुलाम हैं, हम उनकी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों का लड़ाई मुक्ति संग्राम है दोनों का, और दोनों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो उसको ग्रहण करने के बजाय हम उनके नाम पर लड़ रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, और ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चल रही है इस देश में। अभी हमारे राजस्थान में ही हल्दी घाटी का युद्ध अभी अभी जीता गया है। तो आप सोचिए कि कितने साल बाद हम हम एक युद्ध का निर्णय कर रहे हैं। भाई ठीक है, अकबर की तरफ से मान सिंह ने आके लड़ा और महाराणा प्रताप और हकीम कासूर और ये सब लोग लड़ रहे थे। वो जो भी रहा उसका रिजल्ट हम अपने अपने तरीकों से उसको इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन क्या उन युद्धों को आज लड़ने की जरूरत है? क्या गांधी अम्बेडकर के नाम पर आज हम लड़ें या हम आगे बढ़ें? और मुझे लगता है कि आज वो समाधान आज के लिए नहीं। अगर वो समाधान होता, क्योंकि नई समस्याओं के पुराने समाधान कैसे हो सकते हैं, और समाधान नहीं है इसलिए तो हम फिर से कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर वही होता, जो लोग गांधी का नाम लेके किताब निकाल लेते हैं या अम्बेडकर का नाम लेके किताब निकाल लेते हैं, उसमें और धार्मिक लोगों में क्या फर्क है? वो अपना कुरान बाइबल वेद निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं गीता जी में देख के बताऊंगा कि क्या है। हम कहते हैं जी कि नहीं, हम बाबा साहब के साहित्य में देख के बताएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं गांधी के साहित्य में देख के बताऊंगा। तो ये फिर से वही है कि चलना आगे है और आंखें पीछे। तो इतिहास से हमको सीखना चाहिए, महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं, और इतिहास को युद्ध का अखाड़ा आज बनाने की जरूरत नहीं है। पलासी के युद्ध में जो हो गया हमको क्या करना है? अभी सीख लें कि वो उस जमाने की जरूरत रही होगी। तो गांधी अम्बेडकर के बीच के संवाद, विवाद, प्रतिवाद, आलोचनाएं, असहमतियां, सहमतियां, जो कुछ भी रही, वो उनकी खूबसूरती थी, उनका वक्त था। आज उसको लेकर के लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमारी चुनौतियां दूसरी हैं, आज मसले दूसरे हैं, आज उनके हल दूसरे निकालने पड़ेंगे। तो वो हमारे लिए प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूछ के जाएंगे कि आप बता दीजिए इसका हल नहीं था, हल नहीं था, इसीलिए तो समस्या है आज दिन तक। अगर हो चुका होता तो हो चुका होता। तो मेरा ये मानना है कि दोनों को लड़ाने की भी जरूरत नहीं है, और ये भी जरूरत नहीं है कि हम अतीत जीवी की तरह जिए। ये जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, या सोशल मीडिया जिस तरीके से हमको एक नैरेटिव में फंसा रहा है, दरअसल कोई बहेलिया है जिसने जाल बिछा रखा है, हम फंस रहे हैं, वो एक दिन जाल लेकर के जाएगा। तो मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि हम सब बहेलिए के जाल में फंसे हुए पक्षी हैं, और हम सबको मिलके उड़ान भरते हैं जाल से, तो हम बच सकते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो हम क्यों फंसे किसी भी चीज में? ये जो नैरेटिव कोई डेवलप कर रहा है, ये जो झगड़ा कोई लगा रहा है, अगर हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, तो हम अपनी अल्प बुद्धि का प्रदर्शन करें। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया है कि राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो दो लोगों के बीच वैचारिक रूप से मतभेद होता है, ना कि मनभेद होता है। तो हमें, जैसे आपने कहा है कि नदी के दो पार्ट, जो गांधी और अंबेडकर थे, वो स्वतंत्रता संग्राम और हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण थे। कहीं ना कहीं दोनों की जरूरत उस समय भी हम मानते थे। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आज के समय में गांधी और अंबेडकर की कितनी ज़रूरत और किस किस जगह हमें ज़रूरत है इस भारत राष्ट्र निर्माण के लिए, जहाँ पर हम इन दोनों महान शख्सियतों को देख सकते हैं। मैं फिर से आपसे वही अनुरोध करूंगा कि आज के जवाब अतीत से क्यों हमें चाहिए।
गांधी, अंबेडकर, सुभाष बोस, भगत सिंह, पटेल, नेहरू, सभी लोगों की जरूरत है, सबके विचारों की जरूरत है। जो अच्छा है, जो कबीर कहते हैं कि सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, तो हम उससे सार ग्रहण करें, और अगर वो हमारे राष्ट्र जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक पथ का प्रदीप बन सकते हैं, तो हम लें उनसे। प्रेरणा लेने से कोई आपको मना नहीं करता, सबसे लिया जा सकता है। कई मामलों में आपको लगेगा कि यहाँ गांधी की जरूरत है, कई मामलों पे लगेगा कि अम्बेडकर की जरूरत है, लेकिन कई मामलों में लगेगा भगत सिंह की भी जरूरत है आपको। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स से प्रेरणा लें, भगत सिंह से लें, सुभाष बोस से लें, बाबा साहब से लें, नेहरू से लें, गांधी से लें, सबसे लें। लेने से कोई कौन मना कर रहा है? जरूरत है और आपको लगता है कि ये समाधान हो सकता है उसके आलोक में, तो वो दिया जला लें। लेकिन आपको लगता है नहीं, यहाँ हेलोजन चाहिए और दियों से काम नहीं चल रहा है, तो हेलोजन जला दीजिए। क्योंकि देखिए, समय बहुत बदल गया है। गांधी जी ने जब ये बनवाया होगा तो लोगों ने श्रमदान करके ये झोपड़ियाँ बनाई जी। लेकिन मैं कल देख रहा था कि ये जो सामने की सड़क बन रही है, यहाँ जेसीबी मशीन चल रही है। गांधी तो मशीनों के खिलाफ थे, गांधी जी के आश्रम के बाहर जेसीबी चल रही है, क्योंकि आज वो, आज की जरूरत है। आज हम खड़े हो जाए, नहीं हम कहें जी गांधी जी ने ये लिखा हिंद स्वराज में, आप जेसीबी बंद कीजिए, तो शायद नहीं होगा। लेकिन आज भी जरूरत है चरखे की, शायद आज भी जरूरत है कि कोई अपना काट करके पहनना चाहे तो उसको पहनने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए किसी लूम का भी विरोध मत करिए कि बड़े लूम्स आएंगे, बड़ी चीजें होंगी। बड़ी चीजों के खतरे भी हमने देखे, बड़े बांधों के भी खतरे देखे हैं, बड़े उद्योगों के भी खतरे देखे हैं, और बाजार का खतरा भी हम देख रहे हैं। और आज जो जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें शायद फिर से गांधी कहीं प्रासंगिक है कि कुटीर उद्योग होने चाहिए गाँव में, गाँव आत्मनिर्भर बनने चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। तो शायद हम पहुंचे हैं वहाँ 73 72 अमेंडमेंट के जरिए। तो ऐसा नहीं है, संविधान भी एक दिन आपको एक जर्नी के बाद वहीं ले जाता है। गांधी भी जहाँ से सोचते हैं, बाबा साहब ने कहा कि गांव छोड़ो और शहरों में आकर के बसो। वो वक्त था जहाँ उनको लगा कि हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, अगर वो अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ेंगे तो वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो अगर वो शहरीकरण होगा तो एक नागरिक समाज बनेगा, एक सभ्य समाज बनेगा, वहाँ शायद कम छुआछूत होगी। आज क्या परिस्थिति है? आज शहर में जो जा रहा है वो स्लम में जा करके रह रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में जा करके रह रहा है हमारा इंसान। तो शायद आज बाबा साहब होते तो आज कुछ उनके समाधान दूसरे होते, आज गांधी होते तो उनके भी समाधान दूसरे होते। तो हम, मेरा फिर से वही है कि हमको इतना अतीत जीवी बनने की जरूरत नहीं है, अतीत से इतना मोह रखने की जरूरत नहीं है कि हम हर चीज के लिए आज की और भविष्य की जो दिक्कतें हैं उसको भी सोल्व करने के लिए मुड़ मुड़ के देखें। तो मेरा ये मानना है कि इतना भी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी मुड़ के देखा जा सकता है, रुक करके मुड़ के देख लें, आत्मालोचन कर लें, सीख लें अतीत से भी। लेकिन चलना आगे है और सिर्फ आंखें पीछे रखनी है और या फिर मुड़ मुड़ के देखना है, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ न कुछ हमको समाधान उस रूप में करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको जी। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान से भंवर मेघवंशी, जो कि एक बेहतरीन लेखक, जो मैंने पहले भी यूज़ किया था कि महान लेखक थे। आपकी एक कृति है जिसे मैं भी आप लोगों से चाहूँगा कि आप भी उसे पढ़ें, मैं कभी कार सेवक था। तो उसमें आपने जो आरएसएस से यहाँ तक की जर्नी जो आपने पूरी की है, उसका पूरा विस्तारित रूप शायद उसमें हमें मिलेगा, और कई सवालों के जवाब हमें वहाँ मिल सकते हैं कि हम आज के समय में कैसा समाज देख सकते हैं या कैसा हम बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।